जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष पांडे और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो समझते हैं एक बार कहानी इंसेप्शन की वर्ल्ड मैनग्रोव डे के। तो 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम, पूरा नाम है इसका ऑफिशियली। और इसका पर्पस क्या है? लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना या क्रिएट करना। किस चीज़ के लिए? ये जो महत्व है मैनग्रोव इकोसिस्टम का, उसके बारे में बताने के लिए। क्या महत्व है? ये किस प्रकार से ये इकोसिस्टम यूनिक है और वल्नरेबल भी हैं साथ साथ में। अब यूनिक और वल्नरेबल इकोसिस्टम्स जनरली एंडेमिक स्पीशीज बहुत सारी रखते हैं अपने पास, ऐसी स्पीशीज जो कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ उसी स्थान पर पाई जाती है। तो इसके साथ साथ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई मैनग्रोव इकोसिस्टम के। पहली बार 26 जुलाई 2016 को इसे सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि उससे ठीक एक साल पहले पेरिस समिट जो हुई थी, 38th सेशन ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस, जो 6 नवंबर 2015 को ऐसा बताया कि ऐसा डिसाइड किया कि अब हम 26 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम ये सेलिब्रेट करेंगे। इसे हम शॉर्ट में वर्ल्ड मैनग्रोव डे भी कहते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई ये डेट क्यों चुनी गई? तो एक्चुअली ग्रीन पीस के एक एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था हे हाउ डेनियल नैनोटो। इनका हार्ट अटैक यानी हृदय गति रुक जाने या दिल का दौरा पड़ जाने से 26 जुलाई 1998 को देहांत हो गया था। और ये उस दौरान हुआ जब एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा था मैनग्रोव वेटलैंड के लिए इक्वाडोर में। और इसीलिए इनके सम्मान में 26 जुलाई का डेट चुना गया इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि बाकी जगहों पर कुछ ना कुछ थीम होती है। कोई भी डेट होगी तो उसमें थीम होगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, थीम होगा। अर्थ डे है, कोई थीम होगा। लेकिन इंटरनेशनल ये जो मैनग्रोव डे है, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एनुअल थीम नहीं होती है। इस चीज को भी याद रखेंगे। इस साल नैरोबी कन्वेंशन जो है उसने एक रिलीज की है गाइडलाइन ऑन मैनग्रोव रेस्टोरेशन फॉर द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस रीजन के लिए जो रिस्क एनालिसिस है और चैलेंज है टू मैनग्रोव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट एंड सजेस्टेड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें भी की गई हैं इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। ठीक है, तो भारत के लिए भी एक महत्व का ये समाचार है। ये जो मैनग्रोव है ना, ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है और बायोलॉजिकली डाइवर्स भी है। ये एक्चुअली कहाँ पाए जाएंगे? मैनग्रोव्स पाए जाने के लिए कुछ शर्तें हैं और ये कुछ ही इलाकों में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इसमें डिपोजिशनल कोस्टल इन्वायरमेंट्स जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये पाए जाएंगे, जहाँ फाइन सेडिमेंट्स हो और हाई ऑर्गेनिक कंटेंट हो, और ऐसे एरियाज जो हाई एनर्जी वेव एक्शन, जो टाइडल वेव्स होती हैं वो सब चीज़ें ना हो और किसी तरह की वेव एक्शन ना हो, थोड़ा शांत हो, वहीं पर पाए जाएंगे। मैंग्रोव्स हैं क्या? तो दे आर ट्रीज दैट लिव अलोंग ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स, और भारत में भी ये पाई जाती हैं सुंदरबन में, खासतौर पे जो डेल्टा वाला रीजन है। रूटेड इन साल्टी सेडिमेंट्स ऑफन अंडर वाटर, द अपर ट्रंक एंड ब्रांचेस and leaves are above the water line while the lower trunk and roots are below the water line। तो ये बहुत ही यूनिक सा इकोसिस्टम आप देख रहे हो कि आधा जो है वो वाटर लाइन से ऊपर है और बाकी का हिस्सा वाटर लाइन से नीचे है। ठीक है, अब इसमें निमेटोफोड्स पाए जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो जानते होंगे। मैनग्रोव्स के अंदर 70 वेजिटेशनल स्पीशीज पाई जाती हैं 40 जेनरा की। लगभग 70 स्पीशीज हैं मैनग्रोव्स प्लांट्स की और जेनरा हैं इनके 40। तो
ये लगभग है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, आप एग्जैक्टली मत बहस करने लग जाना कि सर 42 था या 72 था, ऐसा कुछ नहीं, मैं अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ। और एक चीज़ तो बता दें कि ये मैनग्रूव्स जो हैं वो एकमात्र ऐसे पेड़ हैं जो साल्ट वाटर में ग्रो कर सकते हैं। देयर इज नो अदर ट्री विच कैन ग्रो इन साल्ट वाटर। खारे पानी में सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव ही ऐसे ट्री हैं, पेड़ हैं जो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं महत्व की। ये कार्बन सिंक हैं। आप जानते हैं कि कार्बन सिंक अर्थ पर दो हैं, एक तो ओशंस हैं और दूसरे जो हमारी वेजिटेशन है, और ये तो दोनों जगह पर है। ठीक है, तो ये कार्बन सिंक का भी काम कर रहे हैं। ये बायोडाइवर्सिटी में रिच है। इसका एक और इम्पोर्टेंस ये हुआ, ये वाटर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं बाय फिल्टरिंग एंड ट्रैपिंग द सेडिमेंट्स। तो आसपास के पानी को साफ कर सकते हैं। वन मोर एडवांटेज, दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आप जानते हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं बेसिकली, आप जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये 6 महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा और इनकी साइक्लिंग होती रहती है लगातार, ये साइक्लिक फॉर्म में अर्थ पर डिफरेंट स्फेयर्स में, लाइक हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर के बीच में घूम रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो हाइड्रोलॉजिकल रिशीम है उसके अंदर भी इनका बड़ा रोल है, वाटर साइकिल में भी है। कोस्टल प्रोटेक्शन में है, कोस्टल एरिया को ये प्रोटेक्ट करते हैं। सुनामी आदि अगर आ रही हो और वहाँ मैनग्रूव हैं तो काफ़ी हद तक ये लॉस को कम कर देंगे, बिकॉज शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे वो जहाँ पर भी हैं। फिश फौना प्रोडक्शन एट्सेट्रा में भी इनका रोल है। तो जैसे मैंने बताया, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड हाई टाइड वेव्स। दे प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज। तो बहुत सारे इसके रोल्स हैं और महत्व का है ये इकोसिस्टम। बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की, कि क्या इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मैनग्रोव से मिलती हैं। तो हमें मिलती हैं वुड और टिम्बर और फ्यूल के काम आता है वो। इसी तरह ये लाइवलीहुड दे रहा है लगभग 120 मिलियन लोगों को, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वर्थ $US करीब 33,000 से लेके 57,000 पर हेक्टेयर पर ईयर इंटू 14 मिलियन हेक्टेयर्स, तो लगभग $800 बिलियन पर ईयर का ये इकोसिस्टम सर्विस दे रहा है इन मॉनेटरी टर्म्स। क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करें तो ये अच्छा खासा कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल रखता है, और ये 3 से 5 गुना अधिक होता है किसी ट्रॉपिकल अपलैंड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें उसकी तुलना में। और बिकॉज ऑफ दिस कार्बन स्टोरेज, द सॉइल CO2 रिलीज्ड बाय ग्लोबल मैनग्रूव्स लॉस एनुअली कुड बी एज हाई एज एनुअल एमिशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एनुअल एमिशन जितना ऑस्ट्रेलिया में होता है उसके बराबर या उससे ज़्यादा या लगभग उसके बराबर यहाँ CO2 का स्टोरेज कर लिया जा रहा है। कोस्टल प्रोटेक्शन में ये काम आता है, restoring mangroves for coastal defense up to 5 times more cost effective than grey infrastructure। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं जैसे ब्रेक वाटर्स है जो हम इसमें लगा रहे हैं उनको बोल रहे हैं, और ये नेचुरली आपका कर दे रहा है काम, तो और वो 5 टाइम्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, तो बड़ी अच्छी बात है। वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है ये। 1 हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर के अंदर आप देख सकते हो कि 2 से 5 हेक्टेयर ऑफ मैनग्रोव्स ये ट्रीट कर देगा। अब देखो, एक्वाकल्चर जब भी हम करते हैं ना तो वहाँ पर हमें लगातार उस जगह की सफाई करनी होती है, और ये मैनग्रोव नेचुरली करते हैं उस जगह पर। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, टूरिज्म भी एक इकोनॉमिक सेक्टर का काम करेगा यहाँ पर। इसी की तरह फिशरीज का भी रोल है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इकोसिस्टम सर्विसेज में हम सिर्फ अगर इकोनॉमिकल या इस तरह की वैल्यूज हैं तो ही हम किसी चीज़ को महत्व दें। देखो, इनका महत्व पहले ही है, और मनुष्य थोड़ा स्वार्थी है ना, तो उनको इकोनॉमिक वैल्यू समझानी पड़ती है, और तब जा कर के, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोगों को सिर्फ इकोनॉमी में, भाषा में ही बात समझ में आती है, और अगर नहीं है कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो हम उस चीज़ की कदर नहीं करते, और इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। एनीवे,
बात करें डिग्रेडेशन की तो ये बहुत तेज़ी से हुआ है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की, उनके अनुसार 67% मैंग्रोव्स जो थे, मतलब जितने थे उसमें से 67% अब लॉस्ट हो गए हैं या डिग्रेडेड हो चुके हैं। तो 67% इज़ अ बिग नंबर। इतना नंबर आ जाता है तो आदमी फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाता है, और इतना लॉस हो चुका है मतलब काफ़ी लॉस हो चुका है। इसके अलावा एडिशनल 1%, और आप कहें तो 3,70,050 एकर्स ऑफ मैनग्रोव्स वेटलैंड इज लॉस्ट ईच ईयर। बड़ा नंबर है, इसकी चिंता करने की सच में ज़रूरत है। और ऐसा होने की वजह से मैनग्रोव्स जो है वो रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड ऑल टुगेदर है, ये पूरी तरह खत्म हो गए। और आप जानते हैं कोई भी स्पीशीज अगर एक बार धरती से चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती। तो the loss of mangroves contribute to nearly 1/5 of global emission from the deforestation। और ये जो लॉस है इसकी वजह से, इतना डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसकी वजह से 1/5 ऑफ ग्लोबल एमिशन अकेले ये मैनग्रोव की वजह से है। ये रिपोर्ट और बता रही है कि जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो उसकी वजह से लगभग 10 to 15% ऑफ द मैनग्रोव्स ईयर 2100 तक खत्म हो जाएंगे। The world mangrove experts have predicted that the destruction continues in the same way। तो ऐसा अगर लगातार चलता रहा तो 100 सालों में मैंग्रोव्स धरती से समाप्त हो जाएंगे। दो मेजर थ्रेट्स हैं इस इकोसिस्टम को, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है अपने दोस्तों की यानी मनुष्यों की एक्टिविटीज। अब क्या एक्टिविटीज हैं, अभी जैसे मैं पिछले स्लाइड में बताया कि एक्वा कल्चर में बड़ा काम आता है ये, लेकिन एक्वा कल्चर में आप अगर कोई चीज एक्सप्लॉइट करने लग जाओगे, या टिम्बर भी मिल रहा है हमें यहाँ से तो हम उसको एक्सप्लॉइट करने, ओवर कंजम्पशन करने लग जाएं, इसी तरीके से माइनिंग है, अर्बनाइजेशन है, ये सारी चीजें मैंग्रोव इकोसिस्टम को तबाह बर्बाद, निस्तनाबूत यानी नष्ट कर देंगी। और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं कुछ इलाकों में जहां पर जो इकोसिस्टम है मैंग्रोव का वो पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से डिस्ट्रक्शन का शिकार हुआ है। यहाँ पर एक फिगर में आपको बापताला का एक जगह का एक मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाया गया जहां पर बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्या क्या थ्रेट्स हैं, तो देखो मैंग्रोव्स को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो ड्राइवर्स क्या क्या हैं। लॉगिंग है, लकड़ियों को काट रहे हो आप तो उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसकी वजह से या तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है या टोटल क्लियरेंस हो रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। एग्रीकल्चर की वजह से जो राइस पैडीज हैं उनकी वजह से 88% ऑफ मैंग्रोव हो रहा है म्यांमार के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो राइस जहां पर ग्रो कराई जाती है ना वहां पर इनंडेशन वाली कंडीशन शुरुआत में होनी चाहिए, और मैंग्रोव भी ऐसे इलाकों में होता है, तो कई बार ये एग्रीकल्चर भी नुकसान करेगा। इसी तरीके से मछली पालन, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, इसकी अब देखो मत्स्य पालन को पालन क्यों कहते हैं जब उसको मार ही देना होता है, एनीवे तो ये हाफ ऑफ द मैंग्रोव्स जो है वो ग्लोबली लॉस कर रहा है, अकेला अकेला ये एक्वाकल्चर। लेकिन अब यहाँ इकोनॉमी इन्वॉल्व है तो लोग ज़्यादा फोकस इस पे कर देते हैं, हालांकि फोकस है तभी तो ये डे मनाया जा रहा है। एनीवे पॉल्यूशन, मैनग्रोव्स जो हैं उनका जो एरियल रूट होता है जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन लेते हैं, निमेटोफोर्ड्स जिनका मैंने जिक्र किया, वो बहुत ही आसानी से स्मूदर किए जा सकते हैं, और वो उसके अंदर क्लॉगिंग हो सकती है सेडिमेंट की और सॉलिड वेस्ट और ऑयल की, तो इसकी वजह से इनकी पॉल्यूशन की वजह से जो है इनका मैनग्रोव जो है उनका रेस्पिरेशन प्रभावित होता है, और जिसकी वजह से इन्हें नुकसान पहुंचता है। इसी तरह कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी डिग्रेडेशन देखा जा रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है कोस्टल रीजन में, और अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी तुलना में 3 गुना अधिक है पॉपुलेशन डेंसिटी किसी मैनग्रोव वाले इलाके में, तो एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो देखो मैनग्रोव का इतना महत्व है कि इसे हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिकली भी बहुत आवश्यक है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारी और चीज़ें भी देखते हैं कि कैसे ये क्लाइमेट चेंज
को कॉम्बैट करने में हमारी मदद कर रहा है, कार्बन को किस तरीके से फिक्स करता है। और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं किसी पीटीसी जिनको आपको याद रखना चाहिए कि भाई क्या कर सकते हैं हम। तो एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड सर्वेज कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली स्टेक होल्डर्स के बीच में और आसपास जो रहते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना लॉज के ना ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। अवेयरनेस तो लॉज का होना ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है। और माइनिंग ऑपरेशंस को बंद करा दो उनके आसपास। भाई देखो, बंद कराना बहुत आसान काम होता नहीं है, कहने की बातें हैं ये सारी। अभी जो आप जानते हो कि बक्सवाहा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ हीरे मिले हैं उस, और वहाँ जंगल है जहाँ पर कई हज़ारों लाखों पेड़ काटने की बात है। एक वीडियो है मेरा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो पता नहीं ये कहने की बात तो है, लिखने में अच्छा लगता है, बट क्या सच में आप माइनिंग ऑपरेशन स्टॉप कर सकते हो? शायद नहीं। जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टर रीजनल रिप्रेजेंटेटिव है यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अफ्रीका में, उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल मैंग्रोव मैनेजमेंट intervention need to be backed up by the right economic and political settings and incentives, including payments for ecosystem services and incentives to reduce emission from deforestation and forest degradation। अपने आप में बात सही है, incentives के बिना जो मोटिवेशन है लोगों के बीच में इसको करने का वो कम हो जाता है। और हालांकि ये इंसेंटिव्स करप्शन बढ़ाते हैं या मैनग्रोव्स को सही करते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मैनग्रोव्स, और सिर्फ मैंग्रोव्स ही नहीं, जो भी हमारे वेजिटेशन है उन्हें कंजर्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये हमारे दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो आई होप वर्ल्ड मैंग्रोव डे पर आपने मैंग्रोव के इंपॉर्टेंट समझे होंगे। और सिर्फ मैंग्रोव नहीं, सारे प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी को हमें कंजर्व करना चाहिए, लेकिन खास तौर पे मैंग्रोव को तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपको इस चैनल को क्या करना है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया या फिर क्या और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।